हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप पीछे देख पा रहे हो, ये टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। बिल्कुल, अनुसूचियां कितनी है? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, बाद में 4 और जोड़ी गई। उनमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए, कौन कौन सी अनुसूचियों को कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ, ये है स्टैटिक जीके का टॉपिक। ये है तो राजस्थान इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, लेकिन इसको काउंट किया जाता है स्टैटिक जीके में, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि एक बार जो फिक्स हो गया वो हो गया, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये स्टैटिक जीके आपके सारी एग्जाम्स के लिए स्पेशल होता है, इसलिए स्टैटिक जीके की ये जो सीरीज चलाई जा रही है, इसमें ग्रैंड स्लैम्स करवा दिए गए हैं, अब अनुसूचियां करवाई जा रही है। आगे कोई और बढ़िया टॉपिक आपके सामने लेके आया जाएगा, वो सब चीजें करवाई जाएगी। इसके लिए आपको कॉस्मो अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा। कॉस्मो अकेडमी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट में एक पहला जो कमेंट होता है जो पिन किया हुआ होता है वो अपने जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हीं का है। मैं आपको बता दूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही आपको सारी अपडेट्स दी जाती है। जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा सारे क्विज दी जा रही है, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और ये जो पीडीएफ है ये सारी वहीं पे ही शेयर की जा रही है। इसलिए ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमारे कॉस्मो अकेडमी का जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर जा सकते हैं। व्हाट्सअप का एक अलग से पेज बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे आप क्विज से रिलेटेड या मॉक टेस्ट से रिलेटेड, जो भी पीडीएफ से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप वहां पे डाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारतीय संविधान की अनुसूचियां अपन देखते हैं। याद करें बस एक ट्रिक में, देखिए कोई ट्रिक नहीं होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है। एक छोटा सा आपको एक पॉइंट पकड़ना होता है, उस पॉइंट पे ही आपकी सारी जो चीजें हैं वो याद होती रहती है। आइए स्टार्ट करते हैं। वो पॉइंट के साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है 8+4 मतलब 12। पहले जब संविधान को लागू किया गया था तब 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद में 4 अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अलग अलग सूचियों को जोड़ा गया है। कौन कौन से संविधान संशोधन है सारे अपन देखेंगे। देखिए पहले देखते हैं भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या शामिल किया गया है? भारत के संघीय ढांचे से संबंधित है। यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। ये भारत के जो संघात्मक व्यवस्था बनाई गई है, भारत का जो संघीय ढांचा है, ये उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यह अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है और उनके भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करती है। इसका उपयोग भारत के संघीय स्वरूप को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है और उनके भौगोलिक क्षेत्र का विवरण आपको देती है। आपको सरल शब्दों में मैं समझाऊं, देखिए जितने भारत एक गणराज्य देश है जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाजित किया गया है। ये लोकतांत्रिक देश है जिसमें कितने देश राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है, वो आपको अनुसूची 1 में देखने को मिलेगा। अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में या नया राज्य बनाया जाता है या उसकी सीमा को आगे बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, अगर कुछ भी किया जाएगा तो आपको संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना जरूरी होता है। इसलिए इसमें दर्शाया गया है कि यह अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करती है और उनके भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करती है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपने लिए मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट आपको पकड़ना है वो ये है कि जब तक कोई भूगोलिक प्रदेश नहीं होगा, कोई भौगोलिक या कोई जगह नहीं होगी, तब तक आप कहां पे निवास करोगे? तो सबसे पहले आपको रहने के लिए, आपका मकान बनाने के लिए, आपको एक छत प्रदान करने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? आपके पास सबसे पहले एक जमीन होना जरूरी है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम होना जरूरी है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें आपको यही बताया गया है कि भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है और कितने हैं वो आपको नाम होना जरूरी है। बस इस पॉइंट से आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें क्या है। संविधान की पहली अनुसूची की मुख्य बातें अपन थोड़ी सी देखते हैं। देखिए मैं ये जो अनुसूचियां हैं ये उस अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा कि आपको पढ़ाया और चल दिया 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट में, नहीं। ये जो अनुसूचियां हैं एक एक अनुसूची का बिल्कुल विवरण के साथ में यहाँ पे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। बस आप इत्मीनान से बैठिए और पढ़िए और सारी चीजें आपके नोटबुक में नोट डाउन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डीप जाके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है और आपका गलत भी हो सकता है।
आपको इतना ही नहीं ध्यान रखना है कि पहली अनुसूची में क्या दे रखा है, बस खत्म नहीं, उसके आगे भी आपको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, आइए यहां पे देखते हैं। देखिए संविधान की पहली अनुसूची की पहले तो मुख्य बातें अपन देखते हैं। इसमें राज्यों की सूची प्रदान करता है, बिल्कुल। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं इसमें दर्शाई गई है। भौगोलिक क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाना भी अनुसूची 1 में दर्शाया गया है। इसका मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं, जैसे कि मान लो 2 राज्य हैं, एक ये बना देता हूं मैं और दूसरा यहां पे आपको ये बना देता हूं। अब ये इनकी सीमा हो गई, ये क्या हो गई, सीमा हो गई। तो इसकी जानकारी आपको अनुसूची 1 में मिलेगी। और अगर इसको इधर किया जाता है या इधर किया जाता है या छोटा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, जो भी संशोधन किया जाएगा अनुसूची 1 में संशोधन करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है जैसे ही कोई राज्य विभाजित होता है, बिल्कुल विभाजित होता है, या उसका नाम बदला जाता है, पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। देखिए आर्टिकल्स भी आपसे पूछ सकता है कि अगर किसी उसमें सीमा में या किसी भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो कौन सा आर्टिकल अफेक्ट करता है, वो आपको कमेंट करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपके ज्ञान क्या है, कौन से आर्टिकल में परिवर्तन किया जाता है, कौन से आर्टिकल में संशोधन किया जाता है। ठीक है, जैसे 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को बने, या 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सन 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बने, 2019 में जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बने, तो उसमें अनुसूची 1 को परिवर्तित किया गया, अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब पहली अनुसूची में अपन संशोधन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया। देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राज्य पुनर्गठन के बाद में कई नई राज्य सूची तय की गई थी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था भैया, 1956 में आया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, कौन सा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी 1956 में ही की गई थी। और इसके माध्यम से ही कई राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, कई राज्यों की भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। तो वो सब चीजें आपको अनुसूची 1 में शामिल करनी होती है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिल्कुल पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1935 में, किसको, सिक्किम को। तो जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तो अनुसूची 1 में इसको शामिल किया जाएगा और इसमें संशोधन परिवर्तित किया जाएगा। आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 3 बार अनुसूची 1 में 3 संशोधन हुए हैं, तीनों संशोधन मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद होना जरूरी है, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए पहला संशोधन आपको 3 सन याद रखनी है, 1956, इसके बाद में दूसरी है 1975, ठीक है, इसके बाद में आपको 2019, ये 3 सन आपको याद रखनी है, 56, 75, 19, 6, 5, 9। इसका मतलब है कि इसी से आपको जो संशोधन है वो आपको याद हो जाएंगे। ये थी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, खत्म हो चुकी है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। इसका संबंध विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों से है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 59(3), 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221 से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसमें वेतन भत्ते और अन्य जो लाभ मिलते हैं उनको, जैसे कि उनको पेंशन दी जाती है, उनको गाड़ी का भत्ता दिया जाता है, उनको घर का भत्ता दिया जाता है, उनको जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाता है, वो सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी भैया आपको दूसरी अनुसूची में। ठीक है, कहाँ मिलेगी आपको, दूसरी अनुसूची में। अब देखिए इसको याद करने का तरीका यह है कि जो दूसरी है वो 2 नंबर का धंधा होता है। इतना सा ध्यान रख लिए कि 2 नंबर के धंधे में क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसा होता है। करना नहीं है आपको, लेकिन होता है उसमें, आप मत पड़ जाना वरना सरकारी नौकरी भूल जाना। 2 नंबर का जो धंधा होता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है, उसमें बढ़िया लग्जरी लाइफ होती है, लेकिन कुछ दिनों की होती है, आगे जाके सब खत्म हो जाता है। बस आपको याद करने का ये तरीका है कि 2 नंबर का धंधा, इसका मतलब है दूसरी अनुसूची, जिसमें क्या है, वेतन भत्ते, यानी कि बहुत सारे पैसे। याद हो गया, बिल्कुल आपको ऐसे ही याद करना है। दूसरी अनुसूची है उसमें जो संवैधानिक पदाधिकारी है, अपने नहीं, जैसे मैं रेलवे में हूं तो मेरी नहीं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे हो, आप लग गए तो उसमें नहीं, आप जो संवैधानिक में जो पद होता है, संवैधानिक पद वो कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो मंत्री परिषद होती है उनमें जो सांसद होते हैं, वो विधायक, ये संवैधानिक पद होते हैं।
उनमें क्या है, उनका जो वेतन भत्ते दिया जाता है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया जाता है। ठीक है, और यही आपको अनुच्छेद देखा जाए तो 59(3), 65 का 3 आप लिख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में क्या हुआ भैया, दूसरी अनुसूची में हो गए वेतन भत्ते और अन्य लाभ। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें, मुख्य बिंदु देखते हैं इसके। देखिए, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी पदों की वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य सुविधाओं का निर्धारण संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना और लिख लेना अपनी नोटबुक में। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी जो पद हैं, सभी जो संवैधानिक पद है, उनका वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन, उनके जो अन्य लाभ है, वो कौन निर्धारित करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल। दोबारा बोलिए भैया, संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। आगे देखते हैं, संविधान यह सुनिश्चित करता है कि इन पदों के लिए निर्धारित वेतन और सुविधाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त हो। इसका मतलब है कि आप उसमें सूची में, अनुसूची में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है कि ताकि आपको कोई उसमें संवैधानिक पद पर नियुक्त होता है तो उसको पहले से पता रहे कि इसमें क्या क्या वेतन भत्ते, क्या क्या पेंशन, क्या क्या लाभ दिए जाते हैं, और उनका गैर फायदा नहीं उठा सके। कोई भी गैर संवैधानिक जो पद है वो उसका फायदा नहीं उठा सके, या जो संवैधानिक पद है उसमें कितने पैसे दिए जाएंगे वो सब फिक्स है संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा ये फिक्स किया गया है, और इसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। बिना मतलब का जो पेमेंट है वो यहां से आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये दूसरी अनुसूची है, आपको ध्यान रखना है कि उसमें वेतन भत्ते और जो पेंशन है, जो अन्य लाभ है संवैधानिक पदाधिकारियों के, वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, दो अनुसूची कंप्लीट हो चुकी है। पहली अनुसूची में क्या है, देखिए याद करने का तरीका, पहली अनुसूची में क्या है कि आपके भौगोलिक क्षेत्र होना जरूरी है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के बाद में आपको पेंशन मिलेगी, आपको भत्ते मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो आप उस पर मकान बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो मकान। तो इसका मतलब है पहली में आपको जमीन चाहिए, दूसरी में आपको मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें पेंशन, वेतन भत्ते आपके शामिल है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मैं पूरा इंक्लूड इसमें कर दूंगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची देखते हैं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं, ओथ्स एंड अफर्मेशन से संबंधित है। इसका मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रपति बनता है, अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई उपराष्ट्रपति बनता है, कोई राज्यपाल बनता है, कोई सांसद बनता है, तो ये संवैधानिक पद है। इनकी शपथ का और इनकी प्रतिज्ञाओं का जो इंक्लूड है वो किसमें किया गया है, समावेशन किया गया है भारत की संविधान की तीसरी अनुसूची में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं राष्ट्रपति बन गया और उसको बैठा दिया पद पे कि चलो काम करो, नहीं। कुछ फिक्स क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ फिक्स लिमिट्स होते हैं, कुछ शपथ होती है जो उनको जीवन भर, जब तक वो उस पद पे रहेंगे, उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उस पद की संवैधानिक रूप से सही तरीके से यूज करने के लिए वो शपथ और प्रतिज्ञाएं लेना जरूरी है। तो ये अनुसूची, तीसरी अनुसूची में ये दिया गया है कि जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उनको सबसे पहले शपथ लेनी होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 75, 4, 99, 124, ये आपको याद करो तो कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञाएं। आगे देखते हैं शपथ का स्वरूप क्या होता है। देखिए शपथ ये ऐसे ही है, मैं थोड़ा आपको ज्ञान बताने के लिए कि हाँ, आपको एक क्यूरियोसिटी होती होगी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो किस टाइप की शपथ लेते हैं। आइए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए शपथ या प्रतिज्ञाओं में आमतौर पर निम्नलिखित बातें होती है, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ लेता हूं, संविधान के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ लेता हूं। कहा क्या क्या है, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को, जैसा भारत एक अखंड भारत है उसको जैसा है वैसा ही बनाए रखना, उसकी संप्रभुता, उसके लोकतंत्र जो है उसको वैसे के वैसे बनाए रखना, उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करना। प्रतिनिष्ठा संविधान के सबसे ऊपर है भारत में, वो है संविधान। संविधान के ऊपर ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई संवैधानिक पद है, ये सब संविधान में इंक्लूड हैं, ये सब संविधान में समाये हुए हैं, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए संविधान को सही तरीके से पालन करने के लिए, सही तरीके से निष्ठा के साथ में उसका पालन करने के लिए शपथ लेनी पड़ती है संविधान की अनुसूची 3 के तहत।
इसमें देखिए अपने कर्तव्यों का सही ईमानदारी से पालन करूंगा, ये इस टाइप की इसमें शपथ होती है। ठीक है, 3 अनुसूचियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है। पहली में क्या था, भौगोलिक क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते और लाभ जो मिलता है वो। तीसरी अनुसूची में है शपथ, मतलब मैं शपथ लेता हूं कि जो मकान में बना रहा हूं, जो घर में बना रहा हूं, उसकी जो लिमिट्स हैं, जो क्राइटेरियाज हैं, उनको मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ में निभाऊंगा। जो मेरा परिवार है उसकी जो लिमिट्स है उन सभी को मैं बिल्कुल, एक जैसे अखंड भारत है वैसे ही अखंड परिवार बना के मैं उनको सही तरीके से मेरे जो कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करूंगा। 3 अनुसूचियां कंप्लीट, तीनों अपन एक लय में चलते आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची, बिल्कुल, राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। अब देखिए इसमें क्या है, राज्यसभा में बता दिया पहले में कि हाँ इतने राज्य होंगे, इसकी सीमाएं यही होंगी। अब राज्यसभा में उनके कितने मेंबर बैठेंगे, जैसे कि राजस्थान बड़ा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के रूप में बड़ा है, राजस्थान क्या है एरिया वाइज बड़ा है। अब उत्तर प्रदेश बोलेगा कि भैया पूरे जितने 250 पद हैं, 250 जो सीट है राज्यसभा में, उसमें से 200 बंदे मेरे बैठेंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर 200 बंदे यूपी के बैठ जाएंगे तो बहुमत होगा यूपी का। उसमें उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो बात है, उनकी जो जनता की बात है, वो राज्यसभा में नहीं जा पाएगी। इसीलिए यह फिक्स किया गया है अनुसूची 4 में कि राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है, यहां पे पढ़िए आप, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें, मतलब उनके कितने प्रतिनिधि आपके वहां पे जाके बैठेंगे राज्यसभा में, यह चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है। यह जनसंख्या के आधार पर होता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है भैया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। यह जनसंख्या के आधार पर होता है, संविधान लागू होने के समय की जनसंख्या के अनुसार। अब 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है। देखिए 1971 से पहले क्या था, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम की जो जनसंख्या है उसके आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता। लेकिन 1971 में जनगणना हुई और उसके बाद में फिक्स जनसंख्या पता लगी कि इस राज्य में इतनी जनसंख्या है, इस राज्य में इतनी जनसंख्या है। उसके बाद में क्या हुआ, 1971 की जो जनसंख्या निर्धारित की गई थी उसके माध्यम से अभी भी 2025 तक भी जो आधार माना जाता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन का, वो माना जाता है 1971 की जनसंख्या। 1900 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, आप भी लिख लेना। 1971 की जो जनसंख्या है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, चौथी अनुसूची अपनी आ चुकी है। इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें सबसे ज्यादा सीटें कहां है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप जिस स्टेट से देख रहे हो, कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा में सीटें हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालनी है। ठीक है, चौथी अनुसूची अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और वहां के जनजातीय के जो जनजातियां हैं वहां के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में क्या है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र हैं भारत में देखा जाए तो इस टाइम टोटल 10 अनुसूचित क्षेत्र हैं। 10 राज्यों में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो सबसे ज्यादा वहां पे जनजातियां निवास करती है, जिनका उनका प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो अनुसूची 5 के तहत किए जाते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 244 1 और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष शासन और सुरक्षा प्रदान की गई है, सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जनजातियां बिल्कुल मिनिमम छोटी थोड़ी थोड़ी जनजातियां रही है जिनका संरक्षण करना जरूरी है। अब उनका संरक्षण का जो नियम है, जो प्रशासन का नियम है, वो कहीं तो लिखना जरूरी है संविधान में। तो उसका आर्टिकल्स नहीं बना के, क्योंकि आर्टिकल्स वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, उनको याद करना वैसे पॉसिबल नहीं है, तो उनका आर्टिकल्स नहीं बना के उनको अनुसूची में डाला गया है। तो अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 5वीं में जनजातीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को अनुसूची 5 में डाला गया है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं याद करने लायक। आगे देखते हैं मुख्य प्रावधान, इसी में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल मतलब टीएसी का निर्माण किया गया है संविधान की अनुसूची 5 में, इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। हर राज्य में जहां अनुसूचित जनजातियां रहती है एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसको लिख लेना। अधिकतम
इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजातियों से ही होते हैं। इसमें देखिए जो टीएसी है, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 में से 3/4 सदस्य क्या होते हैं, ये अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र से होते हैं। क्योंकि जनजातीय क्षेत्र से इसलिए उनको बैठाया जाता है कि उनकी जो कंडीशन है वो उनके अलावा ना आप जान सकते हो, ना मैं जान सकता हूं, ना ऊपर बैठे हुए जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं ना वो जान सकते हैं। जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं उनकी कंडीशन, वो ही इसको जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसका निर्माण करना जरूरी है। आगे देखते हैं, राज्यपाल की भूमिका बनती है। इसमें राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। फिर से अपने लिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है जो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र से नॉर्मल क्षेत्र में घोषित कर सकता है, वो पदाधिकारी कौन है? तो आपका नाम उसमें आना चाहिए, वो है राज्यपाल। मतलब राज्य का जो गवर्नर होता है उसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है। गवर्नर को ये शक्तियां दी गई है कि वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है या उनको वहां से हटा भी सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति क्या है। इसमें राष्ट्रपति समय समय पर अनुसूचित क्षेत्रों की सूची में संशोधन या परिवर्धन कर सकता है। राष्ट्रपति को लगता है कि मेरे को कुछ इसमें चेंजेस करनी चाहिए, उनके भले के लिए कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो राष्ट्रपति इसमें चेंजेस कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में क्या दे रखा है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लिए स्वायत्त शासी प्रशासन व्यवस्थाएं इसमें बनाने का प्रावधान करती है। वर्तमान में छठी अनुसूची निम्न 4 राज्यों में लागू होती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ATMM। ठीक है, ये 4 वर्ड आप लिख सकते हो, ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जनजातीय क्षेत्रों का जो शासन व्यवस्था है वो छठी अनुसूची में दिया गया। देखिए, 5वीं में और छठी में आप परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना। 5वीं अनुसूची पूरे भारत की, पूरा जो अखंड भारत है उसमें जितनी जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी बात करता है, और जो छठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो 4 राज्य हैं उनका जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें स्वायत्त प्रशासन व्यवस्थाएं सही तरीके से बनी रहे, उनकी बात करता है, वो है छठी अनुसूची। ठीक है, हो चुकी है अपनी 6 अनुसूचियां। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? देखिए, भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच अधिकारों के बंटवारे को परिभाषित करता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच, मतलब जो सेंट्रल लेवल की जो सरकार है और राज्य लेवल की जो सरकार है, उनके बीच में कौन कौन सी शक्तियों का बंटवारा किया जाना चाहिए, वो अनुसूची 7 में लिखा गया है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, बिल्कुल है भैया, सबको पता है, जहां केंद्र और राज्य के पास अलग अलग विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। 7वीं अनुसूची इसी अधिकार विभाजन को स्पष्ट करती है। इसमें देखिए 3 सूची आपको मिलेगी: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कितने विषय हैं ये अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां निर्धारित की गई है। पहली संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें केवल संसद कानून बना सकती है। इसमें कितने विषय दे रखे हैं? इसमें टोटल दे रखे हैं 100 विषय। मतलब भारत में 100 ऐसे विषय, जैसे रक्षा हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, उन पे सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है, उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। ऐसे 100 विषय दिए गए हैं जो संघ सूची में इंक्लूड है। आगे है इसके बाद में राज्य सूची, केवल राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती है, और इसमें टोटल 61 विषय दे रखे हैं, जैसे कि वन हो गए, आपके सड़क हो गए, इन सब चीजों जो 61 विषय है टोटल, कभी इन पे भी चर्चा करेंगे बाद में। जो 61 विषय है इन पे केवल राज्य सरकार क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। हाँ, इसमें ऐसा है कि भारतीय जो सरकार है वो इसको देख सकती है, इस पे उनको राय दे सकती है, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन करना होगा तो इसको संवर्ती सूची में लाना होगा, जिसमें संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और इसमें टोटल 52 विषय दे रखे हैं। कितने? टोटल 52 विषय ऐसे दे रखे हैं जिसमें दोनों सरकार, जैसे संसद मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसमें कानून बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाती है तो विचार दोनों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी उस पर कानून बनाती है और राज्य सरकार उससे विपरीत है, राज्य सरकार उसको नहीं मानती है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो प्राथमिकता दी जाती है, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको प्राथमिकता
दी जाएगी। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है अपन को, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं, मतलब भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की जो मान्यता प्राप्त है वो सूची दी गई है। इसका मतलब है 8वीं अनुसूची में भारत की जितनी भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, भारतीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता देना, बिल्कुल सही है। इन भाषाओं का संवर्धन, विकास और संरक्षण सुनिश्चित करना, क्योंकि संविधान में है तो इनका संरक्षण संवर्धन होना जरूरी है। आगे देखते हैं, इसमें इन भाषाओं में लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देना संभव बनाना, मतलब ये जो 22 भाषा है इनमें आप यूपीएससी लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो दे सकते हो। अब देखिए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं, लेकिन जब 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था तब सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी। तो आगे की जो भाषाएं हैं वो कब जोड़ी गई, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, इंपॉर्टेंट है ये 3 लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी एग्जाम्स में चाहे कोई सी भी लेवल की एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, पहला जो संविधान संशोधन कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद में आइए 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, बिल्कुल नेपाली भाषा को भी भारत के संविधान की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें माना जाता है। ध्यान रखना कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, इसमें संथाली, मैथिली, डोगरी और बोंडो भाषा को जोड़ा गया। तो जो ये 4 हैं इसको आप बीडीएमएस के नाम से जान सकते हो, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, वापिस से याद कीजिए मेरे साथ में, 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा, 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा, इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जिसमें संताली, मैथिली और डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। तो ये 4, 3, 7 और 1 8 भाषाएं हैं जिनको बाद में जोड़ा गया। पहले भाषाएं कितनी थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। देखिए 8 अनुसूचियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है जो सबसे पहले जोड़ी गई थी। इसके बाद में पहली अनुसूची कौन सी है जिसको बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन करके, वो थी अपनी 9वीं अनुसूची। अब देखते हैं इसमें क्या है, एक विशेष सूची है जिसमें ऐसे कानून रखे जाते हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाता है। मतलब जैसे भूमि सुधार से रिलेटेड जो भी कानून है वो न्यायिक संरक्षा में लाए जाएंगे। ऐसे जो अपने विषय हैं वो 9वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। जोड़ी कब गई थी, देखिए भारत में जमीन सुधार जैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनकारी कानूनों को न्यायालय में चुनौती से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई है। 9वीं अनुसूची की शुरुआत पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से हुई थी। भूमि सुधार से रिलेटेड जो या भूमि से रिलेटेड जो भी विषय हैं वो 9वीं अनुसूची में इंक्लूड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि पहला संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, वो यही किया गया था कि संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और उसमें विषय क्या था, भूमि सुधार से रिलेटेड जो विषय थे जिनको कानूनी सुरक्षा से, न्यायिक समीक्षा से क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। वरना क्या होता, कुछ छोटी सी लैंड रिफॉर्म होते या कहीं भी सीमा का विपक्ष में अगर कोई होता है, जैसे कि 2 राज्य हैं उनमें अगर सीमा के विवाद हो रहा है तो हो सकता है कि वो जाएंगे, भागेंगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा कुछ विवाद हुआ, हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो उनसे बचाने के लिए ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, इसका लक्ष्य था जमींदारी प्रथा समाप्त करना और भूमिहीन किसानों को जमीन देना। मतलब कि जो जमीनें हैं जिसके पास में किसान जो जमीन नहीं है उनके पास में, किसी किसान के पास में 100-150 बीघा जमीन है और किसी किसान के पास में कुछ खाने के लिए या रहने के लिए भी जमीन नहीं है, तो ये जो जमीनें हैं इनका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, आया समझ, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10 से एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल कानून। इसका एक शॉर्ट्स अपलोड किया करूंगा मैं, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझाया गया है दल बदल कानून क्या होता है। ठीक है, देखिए 10वीं अनुसूची को आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया। संबंधित अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 है।
अब दल बदल कानून आपको इसके नाम से ही सही समझ में आ रहा होगा कि एक दल ये है, एक दल ये है, जिसका जो विधायक है या कोई मेंबर है वो जब मन करेगा तब उठ के इसमें चला जाएगा, जब मन करेगा उठ के इसमें चला जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए, इस प्रथा को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसके बाद में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें लिखा है दल बदल विरोधी कानून। क्या है मुख्य उद्देश्य? विधायकों द्वारा पार्टी बदलने, दल बदल बनने पर रोक लगाना, लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, धन बल और पद लाभ के लिए पक्ष बदलने जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त करना। एंटी डिफेक्शन लॉ यही कहता है। इसमें जो बिना पेंदे के लोटे के टाइप में जो विधायक होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो आज यहां चले गए, आज वहां चले गए। इससे भारत की राजनीति में अस्थिरता फैलती है। मानो ये बहुमत में है पार्टी और ये पार्टी बहुमत में नहीं है, सिर्फ एक विधायक के चक्कर में ये अगर एक विधायक ईट से उठर कर यहां पे आके बैठ जाता है तो ये पार्टी बहुमत में आ जाती है। और ये पार्टी भी जो आज तक काम करते आई है वो एक सेकंड में, चंद सेकंडों में इसका बहुमत गिर जाता है। तो इस चीज को, इस राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ये जो अनुसूची 10वीं है, 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में और इसको जोड़ा गया। ये सबके लिए हितकारी है। आगे बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है, आर्टिकल 40 से रिलेटेड है 11वीं अनुसूची। जोड़ी कब गई थी? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको जोड़ा गया था। लागू 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अधिनियम कौन सा था? संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था। जबकि इसको लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 जी से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 में जिसमें पंचायती राज संस्थाएं हैं उससे भी ये रिलेट करता है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है जिन पर पंचायतें कानून बना सकती है। जो स्थानीय निकाय है, जो पंचायती राज है, उसको सही तरीके से यूज में लेने के लिए, क्योंकि पंचायतें हैं वो बिल्कुल निम्न गांवों में पंचायतें बनाई जाती है, बिल्कुल दूरस्थ गांवों में पंचायतें बनाई जाती है। अब वहां पे शासन करने के लिए, वहां की सब चीजों को देखरेख करने के लिए सेंट्रल लेवल, जो सेंटर में जो सरकार बैठी है, उसको कहीं ना कहीं अपने जो पदाधिकारी हैं उनको वहां पे बैठाना होगा, क्योंकि वहां का शासन, वहां के लोगों के लिए जो शासन है वो भी सही तरीके से चलना जरूरी होता है। इसलिए 11वीं अनुसूची बनाई गई जिसमें टोटल 29 विषय, इंपोर्टेंट है भैया, लिख लेना, टोटल 29 विषय शामिल किए गए और 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। उसके तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी आज की लास्ट अनुसूची, 12वीं अनुसूची, क्योंकि संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल है भैया 12 अनुसूचियां। 11 में क्या है? पंचायती राज से रिलेटेड। अब पंचायतों के लिए तो सब चीजें कर दी, अब नगर निकाय बच गए। जो थोड़े से बड़े महानगर हैं, जो नगर हैं, वो बच गए। उनमें शासन के लिए क्या किया सरकार ने? उनके शासन के लिए भी 12वीं अनुसूची बनाई गई, जो कि नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विषयों को सूचीबद्ध करती है। अगला संविधान संशोधन किया गया 73 में, पंचायती राज जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ भैया 1 जून 1993 में। पीछे वाला अप्रैल 1993 में लागू हुआ था और ये 1 जून 1993 में लागू हुआ। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243W। इसमें देखिए 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल है जिन पर नगर पालिकाएं कार्य कर सकती है। नगर पालिकाओं को इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने नियम, कानून, कायदे खुद बना सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीछे आ चुका है, इसका मतलब है कि अपनी क्लास यहीं पे खत्म होती है। संविधान में 12 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां 1950 से लागू है, 4 अनुसूचियां पहला संविधान संशोधन 1951 से इनको इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, टोटल 12 अनुसूचियां थी। बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल बढ़िया एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में अपन पढ़ चुके हैं। इससे ज्यादा अनुसूचियों में कुछ है नहीं, और आप इसमें प्रैक्टिस करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए। आपका सारा जो क्वेरीज है अनुसूचियों से रिलेटेड वो सब कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से बूस्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।